अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, द सेल। चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का। और मैं आपके साथ आपका टीचर प्रोफेसर कामरान सिद्दीकी। तो हमने ये जनरलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर तक ये टॉपिक किया था। उसके बाद अगला हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है जी, जिसे हमने पढ़ना है आज, वो हमारे पास टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बच्चों, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल होता है, कोई भी लिविंग सेल है, उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री कंसिडर की जाती है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे वाइटल रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ लिविंग एक्टिविटी ऑफ अ सेल। एक सेल की तमाम तरह लिविंग एक्टिविटी पर, जो कि डिपेंड करती है सेल के स्पेसिफिक इन्वायरमेंट पे, जो कि उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है। और इस इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने वाली जो मेन चीज़ होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाइटल रोल प्ले अ वाइटल रोल फॉर अ सेल। ठीक है, ये एक सेल के लिए वाइटल रोल प्ले करती है और उसे ज़िंदा रहने में मदद देती है। तो लिहाजा ये सबसे इम्पोर्टेंट एक टॉपिक इस लिहाज से समझा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन or cell membrane is the outermost boundary of a cell. However, in most plant cell, it is covered by cell wall. कि कोई भी लिविंग सेल जो है उसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, उसमें सेल वॉल होती है और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मैं एक सेल बना रहा हूँ। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये एक सेल है, उसके बीच में ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, और ये जो सारा मटेरियल बना रहा हूँ बीच में, दैट इज़ साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल की ये जो सबसे बाहर चीज़ है, ठीक है, इसे नाम हम देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है जी बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर जितना भी मटेरियल है उसे अपने अंदर पैक किए हुए है और सेल की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन किए हुए है। और इसके अंदर ये जो चीज़ है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो है सेंटर वाली चीज़, दैट इज़ न्यूक्लियस। तो ये थ्री मेन कंपोनेंट हैं किसी भी एक सेल के। ठीक है, और उस मेन कंपोनेंट में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक अहम कंपोनेंट आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सेल है और इसकी आउटर में मोस्ट जो बाउंड्री है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन अगर इसके बरक्स आप एक प्लांट सेल देखते हैं तो प्लांट सेल में क्या होगा कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, जैसे कि ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कि एक और आउटर कवरिंग होगी, ये जो मैं ग्रीन से कलर की बना रहा हूँ, एंड दैट आउटर कवरिंग इज़ कॉल्ड सेल वॉल। इस आउटर कवरिंग को हम क्या कहेंगे? सेल वॉल कहेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है। और बेटा, ये सेल वॉल जो है ये कोई लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है, ये बस प्लांट सेल को प्रोटेक्शन थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, उसकी शेप प्रोवाइड करती है। और प्लांट सेल में ये टर्गर मेंटेन करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती है, और ये उसके बाहर मौजूद होती है। जबकि एनिमल सेल में ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो एनिमल सेल के बाहर या एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट है, मेजॉरिटी जो सेल है उनके उनके बाहर कोई सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटरमोस्ट कवरिंग है, और ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो तमाम किस्म के लिविंग सेल में पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक है चाहे यूकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह के स्ट्रक्चर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दोनों तरह के सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मस्ट पाई जाती है, कॉमन स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बनी हुई किस चीज़ पे है। ठीक है, देखें इसकी कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसमें 60 to 80% क्या है? प्रोटीन है। 20 to 40% क्या है? लिपिड है। यानी कि अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूट है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसकी ये दो चीज़ें हैं। नंबर 1 प्रोटीन जो कि हायर कंसनट्रेशन में है, नंबर 2 लिपिड जो कि लोअर कंसनट्रेशन में है। इसके अलावा इसके बीच में एक और चीज़ भी है जो कि बहुत कम क्वांटिटी में है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट लॉन्ग चेन की सूरत में प्रोटीन के साथ जुड़ा होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा,
और अगर लिपिड के साथ जुड़ा होगा तो उसे ग्लाइकोलिपिड बना देगा। मतलब अगर ये प्रोटीन है, ठीक है, उस प्रोटीन के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट को ऐड करने के बाद अब ये जो प्रोटीन है इसका नाम बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, और ये एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बन जाएगा। और मेम्ब्रेन में जो बेसिकली प्रोटीन होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन की सूरत में क्या होती है, मौजूद होती है, ठीक है। इसी तरह अगर लिपिड के साथ ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो ये बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड, ठीक है बेटा, ग्लाइकोलिपिड। तो मतलब सेल मेम्ब्रेन में हकीकत में जो प्रोटीन है वो ग्लाइकोप्रोटीन की सूरत में पाई जाती है और जो लिपिड है वो ग्लाइकोलिपिड की सूरत में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। सिंपल प्रोटीन या सिंपल लिपिड नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी, उसके बाद क्या नेक्स्ट, हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसमें जो सबसे पहला मॉडल है वो है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो एक लिप मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दो तरह की लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। एक आउटर और इनर लेयर होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है। अब प्रोटीन चूँकि आप जानते हैं उसकी वाटर के साथ मतलब अट्रैक्शन होती है, एफिनिटी होती है, तो प्रोटीन वाटर अट्रैक्टेंट होती है तो उसे हाइड्रोफिलिक जोन कंसिडर किया जाता है। मतलब ये बाहर वाली मेम्ब्रेन का जो एरिया है एक्सटीरियर टू सेल वो भी हाइड्रोफिलिक है, और जो सेल के मेम्ब्रेन का अंदर वाला हिस्सा है ये वाला, ये भी क्या है, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। और दरमियान में आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोफोबिक जोन है जो कि लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बाहर वाली लेयर ये प्रोटीन है, ठीक है, ये अंदर वाली लेयर ये भी प्रोटीन है, यानी कि अंदर बाहर दोनों क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। और ये दरमियान वाली जो लेयर है जो हाइड्रोफोबिक लेयर है ये लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, यानी कि दो लिपिड की लेयर मिलकर एक लिपिड बाइलेयर बना रही हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो बाहर वाली लेयर है और ये अंदर वाली प्रोटीन लेयर है ये दोनों स्लाइस के तौर पर एक्ट कर रही हैं, ठीक है, ये भी स्लाइस है, ये भी स्लाइस है, और बीच में ये एक कबाब के तौर पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर ये कबाब के तौर पर एक्ट कर रहा है तो ऐसे लग रहा है कि दो स्लाइस ने एक कबाब को बीच में क्या किया हुआ है, सैंडविच किया हुआ है। तो ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है ये सैंडविच मॉडल होगा। मतलब आप कह सकते हैं इन विच, ठीक है, टू प्रोटीन लेयर सैंडविच अ लिपिड बाइलेयर, जिसमें दो प्रोटीन लेयर जो से हैं उन्हें एक वो लिपिड बाइलेयर को आपस में क्या करती है, सैंडविच कर लेती हैं। जिस तरह दो डबल रोटी के स्लाइस बीच में अपने एक कबाब को क्या करते हैं, सैंडविच कर लेते हैं। तो ये एक सैंडविच मॉडल है, ठीक है बेटा। अच्छा नेक्स्ट देखें यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। It was proposed earlier that cell membrane is composed of lipid bilayer that is sandwiched between inner and outer layer of protein, कि जो लिपिड बाइलेयर है वो इनर और आउटर जो लेयर है प्रोटीन के उसके बीच में सैंडविच्ड है। इनर आउटर बीच में लिपिड बाइलेयर, यानी कि बाहर स्लाइस अंदर स्लाइस और दरमियान में क्या आ गया, कबाब आ गया, ठीक है। दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन एंड इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनली। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं और ये सोचा जाता था कि तमाम सेलुलर ऑर्गेनली में यही पाया जाता है। बट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हैज़ रिवील्ड, उसने ये साबित किया है दैट लिपिड बाइलेयर इज़ नॉट सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर, कि जो लिपिड बाइलेयर है वो प्रोटीन लेयर के दरमियान में सैंडविच नहीं है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रोटीन लेयर है ये जिस तरह कॉन्टीन्यूस नज़र आ रही है ये इस तरह कॉन्टीन्यूस है ही नहीं। हकीकत में प्रोटीन लेयर तो कहीं कहीं मौजूद है, या प्रोटीन के मालिक्यूल जो है वो लिपिड बाइलेयर के बीच में एम्बेडेड है। और इस तरह का जो मॉडल जिसमें प्रोटीन मालिक्यूल एम्बेडेड हों बिटवीन टू लिपिड बाइलेयर, दो एक लिपिड बाइलेयर के बीच में दंसे हुए हों, तो उसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। देखिए ज़रा नेक्स्ट हमारे पास मॉडल आ गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल।
और इसमें अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लिपिड बाइलेयर जो सी है, ठीक है, वो होती है जिसके बीच में प्रोटीन मालिक्यूल क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट देखें, मतलब प्रोटीन लेयर कॉन्टीन्यूस नहीं है एंड नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन की सरफेस तक कन्फाइंड नहीं है। बेटा ये कन्फाइंड है, ठीक है। अच्छा, एंड बट आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर, लेकिन ये लिपिड बाइलेयर में धंसे हुए हैं इन मोज़ाइक मैनर, इरेगुलर मैनर में, ठीक है। सो डिस्कवरी लेड टू प्रपोजल ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, इसके नतीजे में फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल सामने आया है जो कि एट द प्रेजेंट मोर एक्सेप्टेड वन है, मोस्ट एक्सेप्टेड वन है, जो अभी तक हम मान रहे हैं। मतलब इस मॉडल के मुताबिक आप ये देख सकते हैं कि ये एक आउटर लेयर है लिपिड की, ये एक इनर लेयर है लिपिड की, ये लिपिड के दो दो लेयर हैं, एक ऊपर वाली मालिक्यूलों की लेयर है, एक नीचे वाली मालिक्यूलों की लेयर है, लिपिड बाइलेयर बन गई। इस लिपिड बाइलेयर में आप देख सकते हैं ये प्रोटीन मालिक्यूल हैं, कहीं कहीं बीच में क्या हैं, धंसे हुए हैं, ठीक है। कॉन्टीन्यूस प्रोटीन की लेयर इसके ऊपर नहीं है, ठीक है जी। तो प्रोटीन मालिक्यूल धंसे हुए हैं और लिपिड बाइलेयर क्या है, वो मुसलसल है, ठीक है। होता क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, जो लिपिड के मालिक्यूल हैं जो लिपिड बाइलेयर बनाते हैं वो एक फास्फोलिपिड होते हैं, ठीक है ना। मतलब मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड के मालिक्यूल है वो क्या है, फास्फोलिपिड। ये देखें, ये एक सिंपल फॉर्म बना रहा हूँ लिपिड बाइलेयर के लिपिड मालिक्यूल की, इसे बेटा कहा जाता है फास्फोलिपिड, ठीक है। इसमें बेटा दो पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन जो है ये पोलर है, यानी कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन जो सी है वो मौजूद होती है, एक मतलब वाटर वगैरह के लिए अट्रैक्शन है, ये पोलर हिस्सा है। और जो नीचे वाले ये टेल वाला पोर्शन है दैट इज़ नॉन पोलर, ठीक है। ये जो बेटा पोलर है, ये चूँकि पोलर है तो वाटर भी पोलर होता है, वाटर के साथ अट्रैक्शन रखता है, इसे बेटा कहते हैं हाइड्रोफिलिक। ये जो पोर्शन है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक से मुराद वाटर लविंग है, ठीक है, यानी कि जिनको पानी के साथ क्या हो, अट्रैक्शन हो। और ये जो नॉन पोलर पोर्शन है नीचे वाला, ये है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। हाइड्रो मीन वाटर एंड फोबिक आप जानते हैं, फोबिया से वर्ड निकला है, हाइड्रोफोबिक वाटर फियरिंग। तो ये पानी से क्या करते हैं, फियर करते हैं, इट मीन्स दूर भागते हैं, ठीक है। उस हिसाब से जब कोई लिपिड बाइलेयर एक्वस मीडियम में होती है, ठीक है, तो एक्वस मीडियम में वो अपने आप को इसी तरह अरेंज करती है कि उसके जो हाइड्रोफोबिक मीडियम है मतलब हेड है वो बाहर रहे, ऐसे एक्सपोज करें, जबकि जो उसके हाइड्रोफिलिक हेड जो उनसे है वो बाहर रहे, वाटर को एक्सपोज करें, जबकि जो उसके हाइड्रोफोबिक एंड है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप सेल के एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस की बात करेंगे, जैसे ये सेल की हम बात करते हैं ये एक्सटर्नल सरफेस है, और ये जो सी है वो क्या है, इंटरनल सरफेस है। एक्सटर्नल सर के बाहर भी एक्वस मीडियम होता है बेटा, ठीक है, यानी कि पानी होता है, और सेल के अंदर भी क्या होता है, एक्वस मीडियम होता है, ठीक है, यानी कि अंदर भी पानी है बाहर भी क्या है, पानी है। तो अंदर बाहर पानी के हिसाब से ये जो पोलर हेड है ये दोनों के बाहर की जानब है ताकि वो पानी को फेस कर सकें, और जो ये इसका नॉन पोलर पोर्शन है यानी कि हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो एक दूसरे को फेस कर रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लिपिड के मालिक्यूल इस तरह के लिपिड मतलब मालिक्यूल हैं फास्फोलिपिड के जिनका पोलर और नॉन पोलर रीजन है, आप उसे पानी के बीच में गिरा दें तो सारे मालिक्यूलों को रैंडमली ये खुद ब खुद इस तरह अरेंज होंगे कि ये अपने हाइड्रोफोबिक रीजन को बीच में ले आएँ और हाइड्रोफिलिक रीजन को अंदर और बाहर वाले पोर्शन में ले आएँ और फोल्ड होके एक बॉल सी बना दें, ठीक है। तो मतलब लिपिड बाइलेयर की यह खसूसियत है कि वो ये इस तरह अरेंज होती है कि वो मेम्ब्रेन बना सकती है। उसके बाद ये जो प्रोटीन है आप देख सकते हैं ये डिफरेंट तरह के प्रोटीन है। ये प्रोटीन एक चैनल के तौर पे काम कर रहा है जो ट्रांसपोर्ट वगैरह करवाता है, ठीक है। ये प्रोटीन जो है ये मतलब ग्लाइकोप्रोटीन है, ये अटैचमेंट वगैरह के लिए काम कर रहा है, ठीक है। और प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि इस लिपिड बाइलेयर में ये थोड़ी सी अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद है,
और साथ ही आप देख सकते हैं कि ये इनके साथ कोलेस्ट्रॉल, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन के साथ साथ ये एक चेन मौजूद है ग्लूकोज की, मतलब कार्बोहाइड्रेट की। आप देख सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। जो कार्बोहाइड्रेट बेटा प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है उसके हम ग्लाइको लिपिड कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लिपिड बाइलेयर मॉलिक्यूल, मतलब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है आपके सामने है। नेक्स्ट देखें, फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनके क्या फ़ंक्शन है। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ये रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, यानी कि ये इस तरह के रिसेप्टर काम करते हैं जिसके ऊपर कोई केमिकल आके जुड़ता है और नीचे सेल जो है उस केमिकल के अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। नंबर 2, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के तौर पे काम करते हैं, यानी कि ये मालिक्यूल और आयन को मूव कर उड़ाते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है। और नंबर 3, ये मेम्ब्रेन एंजाइम के तौर पे भी काम करते हैं, मतलब मेम्ब्रेन के ऊपर ढेर सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं और इन केमिकल एक्टिविटीज़ को मेम्ब्रेन के अंदर यही प्रोटीन एंजाइम बन के कंट्रोल करते हैं। जैसे ऑक्सो रिडक्टेज एंजाइम है, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, ये एंजाइम है। ठीक है। उसके बाद सेल एडिशन, एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच होने में या आइडेंटिफाई करने में भी यही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि मिसाल के तौर पर कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो एक एंटीजन के तौर पर एक्ट करती है और आपका इम्यून सिस्टम उसे पहचान लेता है। ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेन जो बेटा फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल को। ठीक है, ये इसका सबसे वाइटल रोल है। मतलब ये एक बैरियर के तौर पर एक्ट करता है बिटवीन सेल कंटेंट एंड देयर एनवायरनमेंट, मतलब और उस एनवायरनमेंट के दरमियान एक रुकावट बनता है, और ये सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस को अपने बीच में से गुजरने देता है, तो लिहाजा इसे डिफरेंशियली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। मतलब इस मेम्ब्रेन का काम क्या, ये चंद सब्सटेंस को तो बीच में से गुजर देता है, बाहर से अंदर आने देता है, लेकिन ज़्यादातर को रोक लेता है। सो दब सब्सटेंस, और इस तरह क्या होता है कि वो तमाम चीज़ें जो कि लिपिड सालुबल हैं, मतलब इस लाइन को ज़रा गौर से देखें ना, वो तमाम चीज़ें जो कि लिपिड सालुबल हैं, यानी कि लिपिड में डिज़ोल्व हो सकते हैं, वो तो बड़ी आसानी से उस लिपिड बाइलेयर वाले पोर्शन में से क्या होंगी, अंदर आ जाएंगी। लेकिन वो चीज़ें जैसे कि आयंस हैं, मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको ये अपने अंदर आने गुजरने नहीं देगी। और कई स्मॉल गैसेस मॉलिक्यूल हैं जैसे वाटर, ग्लूकोज, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, बीइंग न्यूट्रल, ये न्यूट्रल होते हैं और ये भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जो आयंस हैं या चार्ज पार्टिकल हैं, इन्हें डिफ़िकल्टी होती है और इन्हें नीड होती है किसकी, मेम्ब्रेन प्रोटीन की, जो कि चैनल के तौर पर एक्ट करें। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप पीछे डायग्राम की तरफ चलें, ठीक है, तो जो लिपिड सालुबल मटेरियल है, लिपिड सालुबल, ठीक है बेटा, लिपिड सालुबल मटेरियल इस लिपिड बाइलेयर से बड़ी आसानी से क्या होगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो न्यूट्रल सब्सटेंस हैं, न्यूट्रल, ठीक है, जैसे वाटर वगैरह है, वो भी इस लिपिड बाइलेयर से बड़ी आसानी से क्या होंगे, अंदर आ जाएंगे। बट जो आयंस हैं, आयंस, ठीक है, आयंस, होपफुली ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब आयंस के ऊपर आप जानते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, वो न्यूट्रल नहीं है और ना ही वो नॉन पोलर हैं, तो वो इस लिपिड बाइलेयर से नहीं आ सकेंगे। उन्हें अंदर आने के लिए इस चैनल प्रोटीन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इस प्रोटीन का ये चैनल है, इस रास्ते से ये वो अंदर आ जाएंगे। तो वो तमाम चीज़ें जो कि अपनी हायर कंसंट्रेशन से, यानी कि बाहर उनकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें उनकी हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ से ये मूव करके आ रहे हैं अंदर लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, तो ये मूवमेंट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी। तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसको कहा जाएगा डिफ्यूजन। ठीक है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पर आ रहा है, लो कंसंट्रेशन में। तो ये जो मूवमेंट है इसमें किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, तो इसे आप पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हैं और डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें ज़रा, बैक चलते हैं।
Many substances which are not needed constantly enter the cell by passive transport and other takes up against the concentration gradient. They move from area of low concentration to area of high concentration. कहते हैं कुछ सब्सटेंस कई ऐसे हैं वो खुद ब खुद मेम्ब्रेन में अंदर आते रहते हैं हायर से लोअर कंसनट्रेशन में, तो उनके लिए सेल को किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें जो ज़रूरत होती हैं और सेल के अंदर ऑलरेडी हायर कंसनट्रेशन में होती है और बाहर क्या होती है लोअर कंसनट्रेशन में, तो उन्हें लो से हायर लाया जाता है और इसमें एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। दिस अप हिल मूवमेंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड एनर्जी, इसे ज़रूरत होती है एनर्जी की, एंड इज टर्म्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। सो द एनर्जी यूज्ड फॉर दिस मूवमेंट इज़ प्रोवाइडेड बाय एटीपी, वो एनर्जी जो कि इस मूवमेंट के लिए ज़रूरी होती है वो एटीपी से हमें मिल जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, इन मैनी एनिमल सेल, कई एनिमल सेल में द सेल मेम्ब्रेन हेल्प टू टेक्स मटीरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, क्या कहता है जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है इनफोल्डिंग बनाती है वैक्यूल की सूरत में। ठीक है, इनफोल्डिंग बनाती है वैक्यूल बनाती है और वैक्यूल के ज़रिए मटेरियल क्या होता है अंदर चला जाता है, ये अमल एंडोसाइटोसिस कहलाता है। मतलब मिसाल के तौर पर आप ये देख सकते हैं, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये एक मैंने सेल बना दिया। ठीक है, ये एक मटेरियल है, ये सेल के करीब आया इधर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ एक इनफोल्डिंग बनाई है और मटेरियल जो उनसे वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। ठीक है, इस इनफोल्डिंग में फिर क्या हुआ है, सेल की ये जो एजेस हैं वो इनफोल्डिंग की, ये एजेस एक दूसरे के क्या आई हैं करीब आई हैं और फिर ये क्या हो जाएंगी आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी। जैसे कि ये देख सकते हैं ऐसे करीब आ गई जुड़ की। ठीक है, और वो जो इनफोल्डिंग थी उसने वैक्यूल की शक्ल अख्तियार कर ली। नेक्स्ट क्या होगा कि ये आपस में बिल्कुल पूरी तरह फ्यूज़ हो जाएंगी। मतलब ये देखें ये एजिज से फ्यूज़ हो गया और वो मटेरियल अंदर आ गया इसके बीच में। अब इस मटेरियल को क्या कहा जाएगा, वैक्यूल, फूड वैक्यूल कह लें। ठीक है, ये फूड वैक्यूल है, ये बाहर से अंदर की तरफ मटेरियल को लेके आ रहा है। ठीक है, ये सारे का सारा बेटा जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, इस एंडोसाइटोसिस में अगर ये वाला मटेरियल सॉलिड है, ठीक है, तो यही एंडोसाइटोसिस बन जाएगी फैगोसाइटोसिस। फैगो का मतलब होता है ईटिंग, फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग। और अगर ये वाला मटेरियल जो है वो लिक्विड है, ठीक है, देन इट विल बिकम पिनोसाइटोसिस। पिनो मीन ड्रिंकिंग। ठीक है, तो पिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंकिंग आ जाएगा। अच्छा, ये अगर सेल ड्रिंकिंग है लिक्विड पार्टिकल अंदर जा रहा है तो इसे हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस दो तरह की होगी, नंबर वन सेल ईटिंग यानी कि सॉलिड पार्टिकल अंदर जाएगा और सेल ड्रिंकिंग यानी कि लिक्विड पार्टिकल अंदर जाएगा। मतलब इन मैनी एनिमल सेल द सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक इन मटेरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ द, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स। इन फोल्डिंग से वो वैक्यूल की सूरत में मटेरियल अंदर लेके जा रहा है तो इसे एंडोसाइटोसिस कहेंगे। एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस अगर सॉलिड पार्टिकल अंदर लेके जा रहा है, पिनोसाइटोसिस अगर लिक्विड पार्टिकल अंदर लेके जा रहा है। ठीक है, और जो न्यूरॉन्स हैं द न्यूरॉन मतलब सेल में ब्रेन जो है वो ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट। ठीक है, टू कीप कोऑर्डिनेशन, और ये दूसरा आइंस को मूव करते हैं ताकि ये कोऑर्डिनेशन को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। ठीक है बेटा जी।